नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। चुनाव आते हैं तो चर्चा मुद्दों की होनी चाहिए, मुद्दे जिनसे जनता का फायदा होना चाहिए, लेकिन मुद्दे पीछे चले जाते हैं। मानो चेहरा छिपा लिया है सबने हिजाब में। जब अदालत कह रही है कि हिजाब को राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, तब कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुए हिजाब पहनकर आने के विवाद को राजनेताओं ने ऐसा बढ़ाया कि हिजाब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। परिणाम यह है कि हमारे देश के 12 से ज्यादा राज्यों, 35 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिजाब के समर्थन या हिजाब के विरोध में हो रहा है। हिजाब क्या एक चुनावी रेसिपी है जिसका फायदा वोट के चम्मच से लिया जाता है? इस रिपोर्ट को आप देखें, उससे पहले देखिए हिजाब कैसे राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट गुरुवार को कहता है, ये सचमुच में स्तब्ध करने वाला है। कोई व्यक्ति हिजाब के पक्ष में है, कुछ अन्य टोपी के पक्ष में, कुछ अन्य दूसरी चीजों के पक्ष में। ये एक देश है या ये धर्म या इस तरह की कुछ चीज के आधार पर बटा हुआ है? यह आश्चर्य की बात है। हाईकोर्ट जिस पर आश्चर्य जताता है, अब दक्षिण में कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद और दक्षिण में चलिए चेन्नई में कुछ लोग एक मस्जिद के बाहर हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं। इसमें पुरुष भी हैं, मांग करती हुई 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं भी हैं और स्कूल जाने वाली छात्राएं भी। हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, हमारा ड्रेस है, हमारा कल्चर है और ये सदियों से हम पहनते आ रहे हैं और आप अभी नहीं रोक सकते आप हिजाब। जिस तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वहीं चेन्नई में हिजाब के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में इस बच्ची को देखिए। बच्ची को भी हिजाब पहनाकर उसके घर वाले प्रोटेस्ट में लाते हैं। क्या इस बच्ची को भी पता है कि धर्म के आधार पर हिजाब पहनने की स्वतंत्रता क्या होती है? क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? हिजाब के लिए बोलो, हिजाब के लिए बोलो। नहीं बोलो ना, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? हिजाब के लिए बोलो। जैसे हिजाब क्या बात करेंगे आप? पापा हिजाब क्या आपका? हिजाब के लिए? यस से यस। ऑलराइट, सो दिस इज। जहाँ मासूम बच्ची को भी जानकारी नहीं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा, वहाँ बच्ची को हिजाब के समर्थन में लाना क्या बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं? इस तस्वीर के आधार पर इससे भी बड़ा सवाल है, क्या हिजाब के नाम पर उत्तर से लेकर चारों तरफ तक चुनावी मुद्दा गर्म रखने की रेसिपी राजनीति पका रही है? सवाल की वजह समझने के अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का। बड़े लोग जो दिखते हैं ये हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं। छोटे बच्चे को छत्रपति शिवाजी और तात्या टोपे का रूप बनाकर प्रदर्शन करते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? गलती बच्चों को छत्रपति शिवाजी बनाने में कतई नहीं, लेकिन हिंदू महासभा का ये प्रदर्शन इस दलील के आधार पर है कि अगर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तो ये अपने बच्चों को केसरिया पहनाकर स्कूल भेजेंगी। तो क्या एक्शन और रिएक्शन और फिर एक्शन के नाम पर हिजाब विवाद को बढ़ाया जा रहा है? अब ये तीसरी तस्वीर, आप इस बच्ची को देखिए, आपको प्रेम आएगा, वात्सल्य उमड़ेगा, लेकिन लॉलीपॉप खाने की उम्र में जब दूध के दांत भी इसके नहीं टूटे हैं, ये बच्ची हिजाब पहनाकर अभी चेन्नई में हिजाब के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में बैठाई गई। खुद तो आई नहीं है, माता पिता या घर वाले लाए होंगे, लेकिन क्यों? इस सवाल के साथ अब जयपुर की तस्वीर देखिए। चाकसू में कस्तूरी देवी कॉलेज है, हंगामा हो रहा है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं, दावा होता है कि बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची। प्रबंधन कॉलेज का रोक देता है। छात्राओं के घर वाले आ जाते हैं। कॉलेज और अभिभावकों के बीच तीखी झड़प होने लगती है। कॉलेज के गेट से अब ऑफिस के अंदर चलकर बातचीत सुनिए। यहाँ कॉलेज प्रशासन और हिजाब बुर्का पहनकर आई छात्राओं के घर वाले बात कर रहे हैं। बताओ क्यों आई? सब बच्चे यूनिफॉर्म में है। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं, हम लोग तो ये विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई साहब। वो यूनिफॉर्म में आपने देख ही नहीं यार, हिजाब पहन रखे यूनिफॉर्म के अंदर है वो। तो ये बिना यूनिफॉर्म के थोड़ी है, यूनिफॉर्म में आई है वो हिजाब पहन रखी। आप दादागिरी कर रहे हो, ये है वो कुछ नहीं। जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना, उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे। ये बातचीत सुनने के बाद कुछ सवाल, 4 सवाल। पहला, क्या अचानक कर्नाटक के बाद अलग अलग जगहों पर हिजाब पहनकर आने की मांग छात्राएं करने लगी हैं? दूसरा सवाल, क्या अचानक
हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को ड्रेस कोड याद दिलाकर रोका जाने लगा है? तीसरा सवाल, क्या एक पक्ष के हिजाब पहनकर आने पर दूसरे पक्ष को भगवा पहनकर आने के लिए उकसाया जा रहा है? और चौथा सवाल, क्या दोनों पक्षों को हिजाब विवाद में आमने सामने लाकर अभी से बहुत आगे तक चुनावी मुद्दा बनाए रखने की कोशिश जारी है? सारे सवालों की वजह ये कि हिजाब या बुर्के को लेकर विवाद की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। कर्नाटक के बीदर की ये तस्वीर है। यहाँ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को परीक्षा देने से रोक दिया गया। आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। बच्चे इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए, आप डोर क्लोज करिए। बच्चों की तरफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड का है, बताओ आइडेंटिटी कार्ड। और क्या चलो दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस विथ हिजाब। हिजाब का विवाद देश में अभी एकदम उत्तर में मौजूद जम्मू तक पहुंचा है। जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इतना सब कुछ देश में लगातार तब जारी है जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट कह चुका है कि अभी कॉलेज में न कोई हिजाब में आए न भगवा में आए, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। सोमवार को आगे सुनवाई है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जब कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं, उचित समय आने पर हम सुनेंगे। लेकिन अदालत से दूर देश भर में हिजाब और भगवा राजनीतिक मुद्दा बन गया। हमें इस तालिबानी सनक, इस तालिबानी साजिश से होशियार रहने की जरूरत है। बीजेपी के लोग इसको उचका रहे हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? तो क्या हिजाब बनाम भगवा राजनीतिक रसोई से निकले विवाद का वो व्यंजन बन गया है जिसका स्वाद सियासत लंबे वक्त तक चुनावों में लेने वाली है? चेन्नई से प्रमोद माधव, जम्मू से सुनील जी भट्ट और जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, बेंगलुरु आज तक। अब जरा एक नजर डालिए कि अभी से अगले साल दिसंबर तक कहां कहां चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अभी चुनाव चल रहे हैं, आप जानते हैं। और इसी साल नवंबर दिसंबर में गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं। मार्च 2023 में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में इलेक्शन होगा और अगले साल मई में कर्नाटक का चुनाव भी होना है, जहां से ये विवाद शुरू हुआ है। 2023 के आखिरी महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। बिल्कुल इसी तरह 2024 से पहले कुल 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब यह हुआ, राजनीतिक इतिहास ये कहता है कि धर्म के मुद्दे पर बने विवादों के व्यंजन का आखिरी कौर तक राजनीतिक दल स्वाद लेते हैं। फिर तो अभी हिजाब का विवाद फैलकर शुरू ही हुआ है। अभी तो कर्नाटक के हिजाब का विवाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के मौजूदा चुनाव के वोटर के सामने थाली में परोसा ही गया है। उडुपी यानी स्वाद और सौंदर्य का शहर, जिसने कहते कभी इस तरह अपनी सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बूटों की धमक नहीं सुनी। उडुपी कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत का केंद्र बिंदु, जो 13वीं सदी के कृष्ण मंदिर के कारण दक्षिण का मथुरा तक कह दिया जाता है। इस शहर ने कभी यूं फ्लैग मार्च होते कहते नहीं देखा, लेकिन अब देख रहा है। क्या माहौल हिजाब और हिजाब बनाम भगवा में इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहर में शांति बनाए रखने के लिए मार्च कर रहे हैं, या फिर दक्षिण का तनाव उत्तर के चुनावी तनाव को कम करने की राजनीति का हिस्सा है? ये नारेबाजी कर्नाटक में नहीं हो रही, ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होता है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर छात्र प्रदर्शनकारी जुटे। अलीगढ़ में पहले चरण में मतदान हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में अभी दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। अलीगढ़ में संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल मौजूद है। इन्होंने प्रदर्शनकारियों से पूछा, प्रदर्शन की वजह क्या है? ये कुछ लड़कियों का इशू था जिनको रोका गया उनके हिजाब के बेसिस पे कि वो स्कूल में एंटर नहीं कर सकती। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी, हजारों सालों से मुसलमान इस देश में रह रहा है और हिजाब जो है वो मुसलमान के कॉन्सेंस का हिस्सा है और कॉन्सेंस की आजादी हमें हमारा आर्टिकल 25 दे रहा है। ठीक है, उसको हमें गारंटीड राइट है हमारा, हमसे कोई नहीं छीन सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि आपने कभी नहीं रोका, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सडनली आपको क्या हुआ हिजाब से? दूसरी चीज, वो कोई लाल पीला हरा गुलाबी या कोई भगवा कलर स्कूल में लेके नहीं आ रही थी। वो जो स्कूल का ड्रेस है उसी का जो कलर है उसी को अपने अगर वो लपेट रही हैं, आपको उससे क्या इशू है? आप उसके बेसिस पे अपनी उनकी एजुकेशन क्यों रोकना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 1 मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पॉइंट नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है और मतलब दूसरों का भी राइट है, हम उन्हें किसी को नहीं रोक रहे। अगर बात एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की थी और बच्चियों के बीच की थी, भगवा गुंडे उसमें कहां से एंटर हुए? यानी कर्नाटक के मांड्या में मंगलवार को हिजाब पहनी छात्रा और भगवा गमछा डाले छात्रों के बीच जो नारेबाजी हुई, उसका रिएक्शन 2127 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नजर आता है। अब सवाल है कि मांड्या के एक्शन का अलीगढ़ में दिखते रिएक्शन के खिलाफ अगला एक्शन फिर से क्या उत्तर प्रदेश में होगा? इस बात का जवाब संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल को बीजेपी सांसद सतीश गौतम देते हैं। होगा तो ये मान के चलिए रिएक्शन तो होता ही है उसका। अगर वो किसी चीज को लेके कर्नाटक में ये हुआ, बेटियों ने ये करा, वहां पे भी टीका लगा के पटका डाल के आगे उनके हमने गमछा डालेंगे भगवान राम का, तो उस तरह की वातावरण में शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती है। नहीं, इन बच्चों को करना चाहिए। अगर यहाँ ये करेंगे, पहली बात तो होगा नहीं, अगर करेंगे तो उसका रिएक्शन स्वाभाविक होगा। अलीगढ़ एएमयू है और बीएचयू हमारी बनारस है, दोनों यूनिवर्सिटी केंद्र शासित। अगर यहाँ होगा तो वहां रिएक्शन होगा उसका। तो क्या उत्तर प्रदेश में चरण दर चरण चुनाव के बीच ही चेन रिएक्शन भी हिजाब पर चलता रहेगा? इस सवाल की वजह है ये प्रयागराज की तस्वीरें। यहाँ पर 5वें चरण में वोटिंग है। 27 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले कर्नाटक से शुरू हिजाब विवाद में प्रदर्शन प्रयागराज तक होता है। मुद्दा सिर्फ हिजाब नहीं सुनाई पड़ता। कभी आसान पे हमारी उंगली उठाई जाती है, तो कभी 3 तलाक पर, तो कभी हिसाब पर। अब बस हो चुका है, अब हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और जहाँ तक होगा हम अपना घर भी देखेंगे, अपने शौहर को भी देखेंगे, बच्चे को भी देखेंगे और अपना हक भी लेकर रहेंगे। तो क्या हिजाब सिर्फ एक जरिया बना जहाँ दूसरे मुद्दों को साथ में जोड़कर विरोध राजनीतिक रंग लेने लगा? जहां असदुद्दीन ओवैसी मंच से भी उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हुए हिजाब बुर्के का मुद्दा अब नहीं भूलते और मंच से नीचे आकर भी याद रखते हैं। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब? आप लोग पूछते, बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता? संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की? यानी 2 तस्वीरें चुनावी रेसिपी के तहत उत्तर प्रदेश में दिखती हैं। एक तस्वीर जिसमें कर्नाटक में भगवा गमछा पहने छात्रों के सामने नारेबाजी करने वाली छात्रा मुस्कान का समर्थन है और भगवा गमछा डालने वाले छात्रों का विरोध, और दूसरी तस्वीर ओवैसी की तरफ से हिजाब के मुद्दे को लगातार उठाना। अब जिस उत्तर प्रदेश में एक बार जिन्ना का नाम लेने के बाद ध्रुवीकरण की सुर्री बॉल विरोधियों को अखिलेश खिला चुके हैं, चुनौती उनके सामने खड़ी हो जाती है, जो कर्नाटक और हिजाब मुद्दे का सवाल सुनते ही बचने की कोशिश करते हैं। 10 फरवरी को अखिलेश यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे, कई सवाल हो चुके थे, अचानक कर्नाटक हिजाब का सवाल आया। अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन देखिए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर मानो अखिलेश चेहरा हिलाकर कहते हैं कि ये मत पूछो। रिपोर्टर दोबारा पूछता है, अखिलेश के हाथ के इशारे को देखिएगा और जवाब सुनिएगा। कर्नाटक में हिजाब को लेकर
कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर। आवाज नहीं आ रही। इसके बाद इंटरव्यू के वीडियो में कट आता है और अखिलेश कहते सुनाई पड़ते हैं। अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने भी शुक्रवार को कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सवाल किया। इस बार अखिलेश ने जवाब दिया। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिजाब के विवाद में कतई नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हिजाब पर सवाल बीजेपी को बहुत सूट करता है। हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। उत्तर प्रदेश में हिजाब विवाद अगर यूं ही बढ़ता गया तो इसका चुनावी मतलब क्या हो सकता है? जानकार कहते हैं पश्चिमी हिस्से में धर्म के आधार पर वोटिंग पर जोर रहता है, मध्य और पूर्वी हिस्से में जातिगत आधार पर मतदान होता है। फर्स्ट फेज से ऐन पहले ही गर्म हुआ हिजाब विवाद क्या आगे और काम करेगा? जबकि अब राजनीतिक डिक्शनरी में कहा जाता है कि जाति के वोट जाल की काट धर्म है। इस इलाके में चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, बीजेपी को अगर कहीं नुकसान हुआ है तो इसी सेकंड फेज में सबसे ज्यादा हुआ है। वास्तव में मुरादाबाद, रामपुर, संभल में जैसे हमारी 2 सीटें थी। रामपुर में मुरादाबाद में हमारी 2 ही सीटें थी और रामपुर में भी हमें 2 सीटें थी। तो हमें लगता है कि इस मुरादाबाद मंडल में मैं प्लस जरूर करूंगा इस बार, जो हमें दिखाई दे रहा है। बीजेपी को पहले चरण में भरोसा है कि साइलेंट वोटिंग उनके पक्ष में हुई। दूसरे चरण में भरोसा है कि मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। क्या इस भरोसे की वजह हिजाब वाला विवाद भी है? क्योंकि अब उत्तराखंड चलना होगा, जहां एक चरण में मतदान होना है। यहाँ पर 14 फरवरी को वोटिंग है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री असम के और मुद्दा हिजाब का कर्नाटक वाला उठाते हैं। सुनिएगा। 3-4 दिन आप सुन रहा होगा कि कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में, कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, पंजाब के चुनाव तक हिजाब का मुद्दा राजनीतिक रसोई से पककर मानो पहुंच चुका है, जहां 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि अभी हिजाब पर सवाल उठाने वाली बीजेपी आगे सिख छात्रों के धार्मिक प्रतीकों और वस्त्रों पर घेरा बनाएगी। सब पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਸਾਹਿਬ? तो क्या कहानी यही है कि अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव, इसीलिए कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर बहुत तनाव है। रामपुर से कुमार अभिषेक के साथ शिवमूर्ति, उडुपी आज तक। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का सबसे चुनाव हो चुका है। नतीजे ईवीएम में बंद हो चुके हैं, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार वेस्ट यूपी में कौन जीतेगा। वोटिंग के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कासगंज की रैली में ऐलान किया कि उनकी पार्टी 58 की 58 सीटें जीत रही है, और ऐसा ही दावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कर दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि किसके दावे में दम है,
मोदी के या अखिलेश के? मेरी नजर जहां पहुंचती है उससे भी आगे मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप जिस प्यार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है। बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा भैया। प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। उत्तर प्रदेश का कासगंज, जहां 53 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने रैली की। कासगंज में दूसरे चरण में चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी बात पहले चरण के मतदान से शुरू की। कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। उत्तर प्रदेश का रामपुर, जहां अखिलेश यादव जेल में बंद आजम खान के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, लेकिन आज तक से बातचीत में पहला दावा पहले चरण की 58 सीटों को लेकर करते हैं। देखिए, पहले चरण में ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया है। पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है, सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा और लगातार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है, जहां पिछली बार के मुकाबले 3% कम मतदान हुआ है। 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 11 जिलों में 64.56% वोटिंग के मुकाबले इस बार 60.71% मतदान हुआ है, जिससे सवाल उठता है कि कम वोटिंग का क्या मतलब है। क्या कम वोटिंग से सत्ता पक्ष को फायदा होता है या फिर इसका मतलब विपक्ष को एडवांटेज मिलना है? सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का दावा सुनिए, जो उन्होंने कासगंज की रैली में किया। कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं, उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। प्रधानमंत्री ने अपने इस दावे के पक्ष में अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करने से लेकर उनकी तरफ से आई शिकायतों का हवाला दिया। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, जो बात आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं,
उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग वोट डाल रहे थे, इसी दौरान अखिलेश ने एक ट्वीट कर लिखा, चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही ये उपेक्षा भी है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे करा जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ईवीएम को लेकर इसी तरह की शिकायत जयंत चौधरी ने भी की, हालांकि उनका अंदाज अलग था। ईवीएम के खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इतने जोर से नहीं, गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में अखिलेश यादव सबसे आगे थे। सैफई में वोट डालने आए अखिलेश ने उस वक्त कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, जिससे वोट बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। उस समय ये कहा था कि मशीन में गर्मी ज्यादा है, इसलिए मशीन खराब हो रही है। अगर इतने बड़े पैमाने पे मशीनें खराब होने की सूचना मिलेगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। रामपुर में है और इसी तरह बदायूं में तो प्रशासन और मंत्री जी खुद बैठे हुए हैं और सुनने में तो आया कि आवास विकास में बैठे हुए हैं वहाँ मंत्री जी। अगर इस तरह हो रहा है तो कैसे उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा होगा। लेकिन ईवीएम से चुनाव में धांधली करने के इन आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। इसीलिए अखिलेश जब भी ईवीएम को कोसते हैं तो बीजेपी इसे उनकी हताशा और हार से जोड़ती रही। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी 2-2 और एक सीट आरएलडी के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार किसानों की कथित नाराजगी के चलते ये चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, ये उनके लिए शुभ संकेत है। मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। लेकिन अखिलेश ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि जाट वोटर पिछली बार उनसे दूर चला गया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते वो उनके पास लौट आया है, जिसमें यादव और मुसलमान वोट मिलाकर वो बीजेपी को रोक सकते हैं। जो हवा चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों ने, और जिस तरीके से किसानों के लिए झूठे वादे किए गए थे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अभी भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है। सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा और लगातार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। अखिलेश बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से लेकर मायावती तक से गठबंधन कर चुके हैं। कागज पर मजबूत दिखने वाला उनका मोर्चा हकीकत का सामना नहीं कर पाता। इसीलिए जयंत के साथ आने भर से पूरा जाट वोट अखिलेश की झोली में गिर जाएगा। कम से कम पिछले 2 बार के चुनावों को देखकर तो नहीं लगता। दंगा और महिलाओं की सुरक्षा हर वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, जिसमें हिजाब विवाद की एंट्री से अखिलेश की उम्मीदों को नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी अखिलेश के हौसले बुलंद हैं।
उत्तर प्रदेश में 2007 से जनता बहुमत की सरकार बना रही है। इस बार मुकाबला कांटे का है, इसीलिए किसी भी पक्ष के दावे को न तो खारिज किया जा सकता है और नहीं माना जा सकता है। कुमार अभिषेक, रामपुर, आज तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों से ऐन पहले हिजाब विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री ले ली। कयास लगने लगे कि मुसलमान वोट बैंक बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ या नहीं, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन जिस तरह से 58 सीटों पर कम वोटिंग हुई वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर कम वोटिंग को सरकार के पक्ष में माना जाता है। लेकिन क्या आंकड़े इसकी गवाही देते हैं? पहले फेज का चुनाव समाप्त हो गया है और मैं आपको दावे से बता सकता हूं, पहले फेज में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से 300 की ओर बढ़ रही है। जो अमित शाह चुनाव से पहले जाटों को रिझाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाक छान रहे थे, वोटिंग के बाद उनके इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या इसका रिश्ता पहले चरण के मतदान का पैटर्न है? 2007 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 58 सीटों पर करीब 48% वोटिंग हुई और बसपा सत्ता में आई। 2007 के मुकाबले 2012 के चुनाव में करीब 13 से 14% ज्यादा वोटिंग हुई और इसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2017 के चुनाव में वोटिंग का आंकड़ा 2% बढ़ा और बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन 2022 में पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान में कमी आई है। चुनावों में यह आम धारणा रही है कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब सत्ता विरोधी लहर माना जाता है और अगर कम वोटिंग होती है तो इसका फायदा सरकार को होता है। तो क्या अखिलेश सरकार में कथित गुंडागर्दी की याद योगी सरकार से जुड़ी सत्ता विरोधी लहर पर भारी पड़ रही है? होता है, फिरौती, छीना जब्ती होती है, वहां विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है? तो उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 58 सीटों पर कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा, जिस वजह से बीजेपी खुलकर जीत के दावे कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कम वोटिंग का मतलब बीजेपी की जीत है? इस सवाल पर सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने आज तक को ये बताया। वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो तो उसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? देखिए, अमूमन लोग ये मतलब निकालते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम है तो कहते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में है, और अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो रहा है तो अमूमन ऐसी धारणा बन गई है कि लोग घरों से निकल के आए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ धारणा मात्र है। अगर आप आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आप देखेंगे कई ऐसे विधानसभा चुनाव है जहां टर्नआउट बढ़ा है, सरकारें दोबारा जीत के आई हैं। आप बंगाल का उदाहरण ले लें, आप दिल्ली का उदाहरण ले लें। यानी आंकड़े कहते हैं कि कम या ज्यादा वोटिंग से किसी की जीत और हार तय नहीं हो सकती। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ज्यादा वोटिंग को विपक्ष अपने हक में बता रहा है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।